क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? जल्दी सोचिए। जवाहरलाल नेहरू, जौहर नहीं आना था, जवाहरलाल नेहरू। तो इनका समाधि स्थल शांतिवन कहलाता है, विजय घाट नहीं कहलाता, शांतिवन। अगला है लाल बहादुर शास्त्री, तो यही आपका आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट कहलाती है। 1965 के युद्ध का जो नेतृत्व है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी, तो इनकी समाधि स्थल विजय घाट कहलाती है, ध्यान रखिए। और जो बाकी के गुलजारी लाल नंदा, ये भी हमारे प्रधानमंत्री थे, इनका भी समाधि घाट आप जान लीजिए नारायण घाट कहलाता है, क्योंकि विजय घाट, शांतिवन, शक्ति स्थल ये तो सभी जानते ही हैं। तो इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? शक्ति स्थल। तो ये 4 प्रधानमंत्री हैं, इन सब का समाधि स्थल आपको पता होना चाहिए। इंदिरा जी का शक्ति स्थल, गुलजारी लाल नंदा जी का नारायण घाट, लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट और जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल शांतिवन। आगे बढ़ते हैं। सम्मी नृत्य जो है वो किस राज्य का एक लोक नृत्य है? सोचें। तो देखिए, शम्मी जो लोक नृत्य है वो गुजरात का तो बिल्कुल नहीं है। गुजरात के आप वैसे याद रख सकते हो, पधार है, डांडिया तो सभी जानते ही हैं, एक टिप्पाणी काफ़ी पूछा जाता है, टिप्पाणी है। हिमाचल में जैसे कि नाटी नृत्य है, इम्पोर्टेंट है। चारबा डांस हिमाचल का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का राउत नाचा काफ़ी फेमस है, राउत नाचा। और पंथी, ये आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। और सम्मी जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है, पंजाब का लोक नृत्य है सम्मी। सम्मी के अलावा पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, जागो है, जागो डांस भी पंजाब का है। किकली डांस भी पंजाब का है। किकली तो एक डांस कम और खेल की तरह ज़्यादा है, तो ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट डांस है। अगर डांस का आपको पूरा वीडियो देखना है तो सिंधु क्लासेस के मेन चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको 2 पार्ट में ये मिल जाएगा। आगे देखिए, कर्जन लाइन किन 2 देशों के मध्य है? सोचो। तो देखिए, ये पोलैंड और सोवियत रूस के बीच है। वैसे तो पोलैंड और सोवियत रूस की बाउंड्री जो है आपस में नहीं मैच करती, लेकिन एक समय था जब रूस यूएसएसआर हुआ करता था, तब ये बाउंड्री इनके बीच थी। तो बस आपको नाम याद रखना है कि सोवियत रूस और पोलैंड के बीच थी। वहीं हम भारत और म्यांमार के बीच देखें तो जो सीमा रेखा है वो 24 डिग्री अक्षांश जो है वो सीमा रेखा भारत और म्यांमार के बीच है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पोलैंड और जर्मनी जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो इनके बीच भी कुछ लाइन थी, जैसे कि ओडर-नीशे लाइन, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच थी, आज भी है। ये नदी का नाम है ओडर। और एक हिंडनबर्ग लाइन, तो हिंडनबर्ग लाइन और ओडर-नीशे लाइन ये जर्मनी और पोलैंड के बीच थी। और पोलैंड और सोवियत रूस के बीच क्या थी? कर्जन लाइन। तो लॉर्ड कर्जन का सोच के आप भारत के साथ इसको मैच मत कर देना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, क्योंकि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। और जो डीएनए होता है उसका एक पार्ट होता है जिसको जीन कहते हैं। जीन जो है वो कोशिका के निर्माण और संगठन का जो सारी सूचनाएं होती है वो जीन में होती है। जैसे कोशिका के अंदर जो इस तरह से एक संरचनात्मक धागा पाया जाता है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिन धागे। और जब कोशिका का विभाजन होने वाला होता है तो ये धागे इस तरह की एक शेप बना लेते हैं और इनके ऊपर जीन लगे होते हैं, ये होते हैं जीन। तो जब कोशिका का विभाजन होने वाला होता है तो ऐसे हो जाते हैं, और फिर जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है तो आधे आधे क्रोमोसोम बट जाते हैं। तो याद रखिए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाते हैं गुणसूत्र को, ये जो पार्ट है। और इनके ऊपर होती है एक छोटी सी इकाई जिसको बोलते हैं जीन। अगर आप क्वेश्चन देखिए, व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? तो व्हीलर द्वीप जो है वो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। और ब्राह्मणी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर आगे गिर जाती है। और जो ये व्हीलर द्वीप है इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रख दिया गया है। अभी इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है।
और यहीं से जो हमारी मिसाइल का टेस्टिंग है, जैसे कि आकाश मिसाइल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये सब मिसाइलें यहीं पर टेस्ट की जाती है व्हीलर द्वीप पर, इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और नर्मदा नदी के किनारे भी एक द्वीप है, अलियाबेट द्वीप। और हुगली नदी के मुहाने पर भी 2 द्वीप आते हैं, गंगा सागर द्वीप और दूसरा है न्यू मूर द्वीप। ये किसके किनारे है? हुगली जो पश्चिम बंगाल में बहती है, तो वहाँ पर ये 2 द्वीप हैं, गंगा सागर और न्यू मूर। और अलियाबेट द्वीप जो नर्मदा नदी के किनारे है, और ब्राह्मणी नदी के किनारे व्हीलर द्वीप मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? सोचिए। तो इसका मुख्यालय भी वहीं पर है जो मैं आपको बताता रहता हूँ, जिनेवा में है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और ये काम क्या करता है? यानी कि आपकी जो बौद्धिक संपदा है उसकी एक तरह से सुरक्षा करता है, यानी कि किसी ने अगर कोई चीज़ को इवेंट किया है तो उसका अधिकार उसी व्यक्ति को मिलेगा, ये निश्चित करता है। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और ये यूएन की एक बॉडी है। इसके अलावा जिनेवा में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, जिनेवा में। इसके अलावा UNHCR हो चाहे UNHRC हो, इनका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मॉन्ट्रियल में देखिए 2 हेडक्वार्टर है, वायुयान से रिलेटेड जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं उनसे रिलेटेड IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में है, दोनों का मॉन्ट्रियल में है। न्यू शहर कहाँ है? न्यू शहर स्विट्ज़रलैंड में ही है, जहाँ जिनेवा है। जिस तरह जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का है उसी प्रकार न्यू शहर भी किसका है? स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। और न्यू में एक हेडक्वार्टर है यूएफए का, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर न्यू शहर में। ब्रुसेल्स में 3-4 इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, जैसे कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए, यूरोप में। और नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सुरक्षा संगठन है, इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। तो ये सब हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, त्राइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? सोचें। तो देखिए 1191 में ये पहला युद्ध लड़ा गया था त्राइन का, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ था। और तो दूसरा अगले ही साल हो गया था 1192, तो आपका आंसर हुआ 1192। वहीं हम देखें तो 1175 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अटैक किया था, मुल्तान पर, और ये गोरी का पहला आक्रमण था। मोहम्मद गोरी ने भारत में पहला आक्रमण यहीं किया था। और 1994 में चंदावर का युद्ध लड़ा था गोरी ने, चंदावर का युद्ध, जिसमें जो जयचंद थे यहाँ के राजा, जयचंद को हराया था। गढ़वाल वंश के राजा जयचंद ये हार गए थे चंदावर युद्ध में, और गोरी की इस युद्ध में जीत हुई थी। अगला देखिए, गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपनी राजधानी बनाई? 4 राजधानियां हैं, दिल्ली, लाहौर, दौलताबाद और आगरा। सोचिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। इसके बाद जब इल्तुतमिश का शासन शुरू हुआ, इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर को राजधानी हटाकर और राजधानी लेके आया दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत का इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, इल्तुतमिश को। और दौलताबाद जो कि देवगिरी है दक्षिणी भारत में, देवगिरी को भी राजधानी बनाया गया था। क्या आपको याद है किसने बनाया था? तो देवगिरी को राजधानी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये काफ़ी बेवकूफ़ी वाला फैसला इसको कहा जाता है, राजधानी जो परिवर्तन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आगरा, तो आगरा शहर का कई बार स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष इसको स्थापित किया गया था। तो 1504 में आगरा को स्थापित किया गया था, और सिकंदर लोदी ने इसको स्थापित किया था, सिकंदर लोदी।
और जो इसके समानांतर क्या हो रहा था वो भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। 1504 के आर बार बाबर जो है वो काबुल पर अधिकार कर रहा था और ये धीरे धीरे 1526 में भारत की तरफ बढ़ता है और उस समय लोदी वंश में इब्राहिम लोदी का शासन होता है और इब्राहिम लोदी को मार देता है बाबर, पहले जो पानीपत का युद्ध होता है उसमें। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 1504 में जिस समय भारत में आगरा की स्थापना की जा रही थी उस समय बाबर काबुल के लिए संघर्ष कर रहा था, या ऑलमोस्ट ये मानिए कि काबुल पर अधिकार इसने कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण समूह का भाग नहीं है, यानी कि इंडो पैसिफिक क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो देखिए यूएसए है, इंडोनेशिया नहीं है, जापान और भारत भी है। तो आंसर क्या हो गया? बी। यूएसए, भारत, जापान और इंडोनेशिया के स्थान पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये एक क्वाड बनाते हैं और ये यूँ मानिए कि चीन के विरुद्ध, चीन को काउंटर करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था? तो देखिए ये संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 में अटल जी की सरकार के समय हुआ था। इसमें बेसिकली क्या किया गया था कि इस संशोधन में जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, तो वहाँ पर ये उल्लेख था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इन्होंने इस संशोधन को हटा करके इस प्रावधान को निकाल करके फंडामेंटल राइट्स में ले गए, यानी कि मूल अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या किया गया डीपीएसपी में, यहाँ पर कर दिया गया कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा है वो नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल कर दिया। यानी कि इसी के तहत आंगनबाड़ी जो खोली जाती है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन खोली जाती है। और अब इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया 6 से 14 वर्ष वाले जो ड्यूरेशन है इसको, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अगर कोई मौलिक शिक्षा नहीं दी जा रही है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। और 86वें संविधान संशोधन में एक काम और किया गया था, आपको पता होना चाहिए, जो अनुच्छेद 51A है, यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, वहाँ पर भी इस प्रावधान को 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ दिया गया इस नाम से, कि सभी अभिभावक और जो माता पिता हैं वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का, जो प्राथमिक शिक्षा का या जो शिक्षा का इनका अधिकार है उसके लिए ये प्रतिज्ञाबद्ध होंगे। यानी कि अब माता पिता की ये ड्यूटी होगी कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो मेनली ये 3 काम हुए थे, देख लिया आपने। डीपीएसपी में चेंज किया गया, 6 से 14 वाला प्रावधान फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार बना दिया गया, और मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आर्टिकल 51A में, कि सभी अभिभावक और माता पिता बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।